हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। हमारी एनसीईआरटी के डिस्कशन की सीरीज में ये दूसरा चैप्टर है। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब जिसका नाम है आर पास्ट वन। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सिर्फ हिस्ट्री की किताबों की। अगर आप एक होलिस्टिक तैयारी चाहते हैं यूपीएससी की, उसके लिए आप हमारे तमाम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। अवेल करने के लिए video.onlyis.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप क्वेरीज के लिए info@onlyis.com पर पूछ सकते हैं। तो जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, उसमें हमने डिस्कशंस किए, हमने जो भी सवाल हमारे दिमाग में थे वो पूछे और उनको कैसे जानना है, ये हर चैप्टर में एक एक पन्ना खुलता जाएगा। लेयर बाय लेयर हमें समझ में आने वाला है कि ये पूरी ग्रोथ, ये किंगडम्स, तमाम चीजें कैसे बनी। तो दूसरा चैप्टर है हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग, हाउ मैन टर्न फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू अ ग्रोअर और अ फार्मर। जैसा कि हमेशा हिस्ट्री चालू होती है सवाल से, यहाँ पे भी आज इस चैप्टर में सवाल यह है कि हमें कैसे पता चल रहा है कि वो मूव कैसे करते थे और क्यों मूव करते थे। हमें कैसे पता चल रहा है उन लोगों के बारे में, वो जगह जहां वो रहते थे वो कैसे चुनते थे। वो फार्मिंग करते थे तो कहां से शुरू हुई, हर्डिंग कर रहे हैं तो उसकी कहानी कहां से शुरू होती है, उनके जीवन का तरीका क्या था, जो नया तरीका उन्हें जीने का ढूंढा वो कैसे ढूंढा, उनने सेटल्ड होना चालू किया, एग्रीकल्चर करना चालू किया, तो ये सब कहानी कैसे शुरू हुई। तो अब देखिए, हमने पिछले चैप्टर में बात की, हंटिंग एंड गैदरिंग शुरू हो गई थी। वो जंगली जानवर को पकड़ते थे, जंगली जानवरों को पकड़ेंगे, मछलियों का शिकार करेंगे, चिड़ियों का शिकार करेंगे, या फिर फ्रूट्स को गैदर करेंगे, रूट्स को गैदर करेंगे। नट्स हैं, आप जानते हैं, ये तमाम नट्स, सीड्स, पत्ते खाना है, या फिर जो डंठल जिनको हम स्टॉक्स कहते हैं, या फिर अंडे खाना है, उस तरीके की चीजें करके हंटिंग और गैदरिंग करके अपना जीवन यापन करते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग करने के साथ एक परेशानी है। परेशानी ये है कि आपके पास जो सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और धीरे धीरे जैसे ही रिसोर्सेज खत्म होंगे, जैसे ही वो फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स का एक सीजन होता है, आप जानते हैं। आप अगर आज समर्स में आप मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं, आप मैंगो खा रहे हैं, तो ये आपको मैंगोज विंटर में नहीं मिलने वाले। तो आपको पता है कि हर चीज का एक सीजन होने वाला है। उसी तरीके से जब फ्रूट्स वहां पे अवेलेबल नहीं होंगे तो उनको वहां से मूव करके कहीं और जाना पड़ेगा, वहां जहां पे फ्रूट्स अवेलेबल हो या रूट्स अवेलेबल हो या जो वो खाते हैं वो अवेलेबल हो। उसी तरीके से एनिमल्स का भी एक केस होता है, एक प्रॉपर ब्रीडिंग सीजन होगा, एक प्रॉपर मूवमेंट का सीजन होगा, ये सारी चीजें चलती हैं। तो खाने की तलाश में हंटर्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब जब ये एक से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो फूड के लिए कर रहे हैं, शिकार के लिए कर रहे हैं। आप देखेंगे जानवर जैसे कि ये हिरण है या फिर जंगली जो भी जानवर होते हैं, ये भी तलाश में रहेंगे खाने के। इनको घास चाहिए, पत्तियां चाहिए। तो अगर कहीं सूखा पड़ गया या फिर यहाँ शेड कर दी है लीव्स किसी ट्री ने, तो आगे जहां पे ग्रीनर पैच होगा वहां पे जाएंगे। तो ये भी उनके पीछे पीछे वहां पे माइग्रेट करेंगे, वहां पे पहुंचेंगे हंटिंग करने के लिए। गैदरिंग की भी सेम कहानी है। इसी तरीके का जो सीजन टू सीजन मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि प्लांट सीजन टू सीजन ग्रो हो रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है पानी। आप देखते हैं दुनिया की बड़ी से बड़ी सिविलाइजेशंस की बात करूं, चाहे मैं बात करूं आपसे मेसोपोटामिया की या फिर इजिप्ट की, या फिर आप इंडिया में बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हर कहानी शुरू होती है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। इंडस वैली है, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस है, या फिर नील नदी। उसी तरीके से पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन रहा है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। अगर सीजनल रिवर हैं, जैसे हमारी पेनिनसुलर रिवर्स को सीजनल रिवर कहा जाता है, क्योंकि उनमें रेनी सीजन और विंटर में तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है वो रहता है, पर उनका जो फ्लो रेट है वो काफी रिड्यूस हो जाता है समर सीजन में। जो पेरिनियल रिवर्स हैं, जो जनरली हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, हम उनको पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। जो 365 दिन उनके फ्लो में ज्यादा गिरावट नहीं आती, ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट नहीं आता है, फ्लक्चुएशन नहीं आती। तो अगर पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सीजनल सोर्स है तो वहां से मूव कर जाएंगे। अब उसके बाद हम समझते हैं कि हमें ये सब चीजें कहाँ से पता चल रही हैं लोगों के बारे में। इतनी पुरानी कहानियां मैं सुना रहा हूँ आपको कि हजारों साल पहले, 2000 साल पहले, या फिर 2 मिलियन ईयर्स, मतलब 20 लाख साल पहले क्या हुआ था, ये मुझे कैसे पता चल रहा है। तो ये हमें पता चलता है टूल्स से। जो पत्थरों के उन्हें छोटे छोटे टूल्स बनाए थे। अब टूल्स किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं, चाहे बोन हंटिंग करने के लिए हो, या फिर जो बोन है उस पे से मसल को काटने के लिए, या उनकी जो खाल है जानवरों की उसको निकालने के लिए। मैं एक छोटा सा टूल आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आप उसको समझ पाएं कि ये टूल कैसे बनाए जाते थे। तो ये उसका हैंडल जैसा है और उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टोन ऐसे टाई कर दिया जाएगा रस्सी से। तो ये आपका जो स्टोन हो गया, और ये जो आपका हैंडल बना है, ये या तो हैंडल आपका वुड का बनाया जाएगा या फिर इसको बोन का बनाया जाएगा, तो उनमें से किसी भी चीज का। तो हमें उनके टूल से समझ में आता है कि कैसा जीवन रहा होगा उनको, उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है। भाले बनाया करते थे और तीर कमान भी काफी यूज करते थे वो हंटिंग के लिए। अगर आपको फ्रूट्स काटने हैं, चॉपिंग करनी है, रूट्स हैं जो आपको अगर खोद के निकालना है जमीन में से, तब भी आपको ऐसे कुछ औजार की जरूरत पड़ती है। आज के समय भी हम गार्डनिंग वगैरह में जो औजार यूज करते हैं, उन्हीं का क्रूड फॉर्म आप समझ सकते हैं, पत्थरों के द्वारा।
इसके बाद आप एक चीज देखिए, जो रूट्स या फिर जो वुड ये काट रहे हैं वो यूज करेंगे आग जलाने के लिए। जो जलावन के लिए लकड़ी चाहिए वो इसी तरीके से मिलने वाली है, जो लकड़ी को वो काटेंगे और तोड़ेंगे। साथ में लकड़ी काम आएगी इनके घर बनाने के लिए। और मैंने यहाँ आपको बता ही दिया कि जो हैंडल्स वगैरह बनने वाले हैं इनके टूल्स के, वो भी लकड़ी के बनने वाले हैं। तो वुड एंड स्टोन वर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और एसेट्स थे वो आपके प्री हिस्टोरिक मैन के लिए, या फिर ये पूरे हमारे एंशिएंट मैन के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जिसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम इस चैप्टर को पर्टिकुलरली, जैसे मैंने आपको कंटेंट में जो हमारे फर्स्ट चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था कि हम सेकंड चैप्टर में बात करेंगे पिलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक एजेस की। तो हम फर्स्ट फोकस करते हैं पिलियोलिथिक एज के ऊपर। पिलियोलिथिक एज की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं भीमबेटका काफी इंपॉर्टेंट साइट है आपके सेंट्रल इंडिया में। उसके बाद हुंसगी जो कि आज कर्नाटका के पास में है, और कुन्नूल जो आंध्र प्रदेश के पास में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो पैलियोलिथिक है, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सारी साइट्स, मैक्सिमम साइट जो आपको मिलेंगी वो पानी के पास में मिलेंगी, पानी के पास में मिलने वाली हैं। और पानी के पास इसीलिए भी मिलने वाली है क्योंकि पानी के आसपास अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स मिल जाते थे जिनसे वो टूल्स बना लेते थे। अब टेक्निक्स की हम बात करते हैं, क्योंकि स्टोन के टूल्स बनाने के लिए आपके पास अगर प्रॉपर मशीनिंग होती तो बात अलग, पर आपके पास स्टोन का टूल बनाने के लिए सिर्फ स्टोन्स ही है। तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो आज के समय में भी अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप इसी तरीके की टेक्निक्स यूज करेंगे। आप एक बड़े पत्थर पे छोटा पत्थर मार के उसको छोटा करेंगे और इसका एक टूल बनाएंगे, जिसको आप कह सकते हैं हैमरिंग वन स्टोन ऑन द अदर। उससे आप एक टूल बनाएंगे। अब जब आप एक पत्थर पे दूसरा पत्थर मारते हैं तो आपने खुद देखा होगा बचपन में, जब ऐसे खेल खेलते हैं हम, चिंगारियां छूटती, और वहीं से कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि आग जो फायर है उसकी भी कहानी, उसका जो इन्वेंशन है वो ऐसे ही हुआ था कि जब एक आदमी टूल्स बनाने के लिए एक पत्थर पे दूसरे पत्थर को पीट रहा था, तब चिंगारी निकली और उसे आसपास की जो सूखी घास है उस पर थोड़ी सी आग लग गई, उससे आग का आविष्कार हुआ। इसके बाद आप देखने वाले हैं प्रेशर फ्लेकिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। उसमें प्रेशर फ्लेकिंग में किसी भी पत्थर के टुकड़े को नुकीला कर दिया जाता है, या तो हड्डी से उसके कोनों को छीला जाता है, झड़ाया जाता है, या फिर लकड़ी से, या फिर एक दूसरे पत्थर से, तो उसको आप प्रेशर फ्लेकिंग कहते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं आपके टूल्स बनाने की, जो हथियार बनाने हैं उनकी। एक और इंपॉर्टेंट साइट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने मैप में भीमबेटका, हुंसकी और साथ में कुन्नूल देख लिया। एक इंपॉर्टेंट साइट है पाटने में, जहां पर देखने को मिला है हमें ऑस्ट्रिच के अंडा है, उसका जो बाहरी शेल होता है, जो बाहर का छिलका होता है, उसके ऊपर काफी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है। आप देख सकते हैं ये लाइंस वगैरह, ऐसी लाइंस ड्रॉ है। और उसके साथ ये माना जाता है उसको बीड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। बीड्स में बता दूं, आपके माले का जो मनका है, जो माला हम गले में पहनते हैं, जो नेकलेस पहनते हैं, उसके मनके को, जो उसका एक ऐसा सर्कुलर सा या फिर ऐसा फ्लैटन टाइप इलिप्टिकल एक होता है जिसमें पूरा नेकलेस में एक मेजर कंपोनेंट होता है, ये इसके लिए यूज किया जाता है, ऐसा माना जाता था। और पैलियोलिथिक एज में ये मिला है, मतलब ये मान सकते हैं हम कि महाराष्ट्र में पैलियोलिथिक एज में शायद ऑस्ट्रिच रहती होंगी। साइट्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें कि ये जो साइट्स हैं कहाँ कहाँ से हमें रिमेन्स मिले हैं। तो रिमेन्स में पर्टिकुलरली आप देखिए तो आपको जो टूल्स मिलते हैं, पॉट्स जो है खाना रखने के लिए, पकाने के लिए, या फिर जो उनके घर रहे जहाँ वो रहते होंगे, ये सारी चीजें हमें देखने मिलती हैं अलग अलग जगहों पे। जो उनने चीजें छोड़ी हैं, जो उनने कभी उपयोग की होंगी, उसके बारे में भी हमें इन साइट्स के पास एविडेंस मिलता है। अगर कोई चीज जमीन में गाड़ी है, समथिंग बरीड अंडर द अर्थ, उस चीज से हमें एविडेंस मिलता है। वाटर भी कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे भी हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। अब ओल्ड साइट्स जो है आपकी केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, इनके कुछ एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको पहला बताया था मैप में भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, जो आपके भोपाल है उसके पास में। यहाँ पे आपको रॉक शेल्टर्स मिलेंगे, सॉरी, रॉक शेल्टर्स मिलेंगे, और ये नर्मदा वैली के पास में है। नर्मदा वैली हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, आपको याद आ गया होगा कि हमने किस रिस्पेक्ट में इस चीज को डिस्कशन किया था। ये जो शेल्टर्स हैं इनकी एक इंपॉर्टेंट बात है। पहली चीज तो शेल्टर जो है, मकान, जो हमेशा मैं अपना फॉर्मूला आपको रिपीट करता रहूंगा, जो आपका मकान है ये आरकेएम में, ये मकान आपको बचाएगा बारिश से, गर्मी से और तेज हवाओं से। इसके अलावा इस जगह का एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है कि आपको दीवालों पर पेंटिंग देखने मिलती है, और काफी बढ़िया तरीके से पेंटिंग देखने मिलती है। इसके बारे में और भी इंडस्ट्रियस तरीके से हम आगे की एनसीईआरटीज में पढ़ेंगे और भी क्लियरली इसको एक्सप्लेन करेंगे, पर पर्टिकुलरली इस बुक में ये बताया गया है कि किस तरीके की पेंटिंग्स आपको भीमबेटका में मिलती है। फिर उसके बाद जो सेकंड साइट है कुन्नूल, इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर आपको राख, एशेस के कुछ एविडेंस मिलते हैं। अब देखिए, अगर ऐश है, राख कहीं पे आपको मिल रही है, इसका अर्थ है वहां पे आग जली होगी। जहां राख है वहां आग है। इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर आग का यूज होने लगा था। अब आप खुद जानते हैं आग का यूज आप क्यों करते हैं, या तो आप खाना बनाएंगे, या फिर आप हीट के लिए करेंगे, या लाइट के लिए करेंगे, या फिर आप किसी
एनिमल को डराने के लिए, उसको दूर करने के लिए, भगाने के लिए करेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज थी फायर की, और ये आपको कुरनूल से पता चलता है। हुंसकी में, जो आपको हुंसकी मैंने बताया कर्नाटका के पास है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो देखने मिला वो ये है कि वहाँ के जो टूल्स हैं उनमें लाइमस्टोन का यूज़ किया गया था। जो टूल्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं स्टोन, उसमें लाइमस्टोन का यूज़ किया गया था बहुत ज़्यादा स्तर पे। इसके अलावा साइट्स जो मिली, वहाँ पर आपको साइट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं आगे। साइट्स जो आपको मिली, वहाँ पे साइट्स हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री, तो मतलब हैबिटेट जहाँ पे रहते थे वहीं पे फैक्ट्री भी थी। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, दोनों चीज़ें मैं समझाऊंगा कि फैक्ट्री साइट क्या होती है और हैबिटेशन साइट क्या होती है। तो आपको हुंसकी में देखने मिलती है। अब हमेशा की तरह जैसा मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि कहाँ से क्या चालू होता है और कहाँ पे क्या खत्म होता है। लाइन के लिए मुझे माफ कीजिए। यहाँ पर आप देखिए ईशा का जन्म हो गया 0 पे, हम 2020 पर बैठे। यहाँ मैंने आपको A, D, B, C और C समझा दिया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पुराना लेक्चर एक बार और देखेंगे, काफी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपकी पैलियोलिथिक एज है वो चालू होती है 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख साल पहले की कहानी है पैलियोलिथिक एज की। और पैलियोलिथिक एज की जो सीमा है जहां वो खत्म होती है वो होती है आपके 12,000 साल। तो 2 मिलियन ईयर से जो 12,000 साल तक आपकी पैलियोलिथिक एज चलेगी। पैलियोलिथिक एज में इंपॉर्टेंट बात यह है, ऐसा माना जाता है कि 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री का जो एक्सपेंशन है वो इसी समय हुआ है। और ये जो पूरी कहानी है 99% कहानी तो इसी दायरे के बीच में है, इसी रेंज के बीच में आपकी 99% ह्यूमन हिस्ट्री की बात है। ये इंपॉर्टेंट बात। साथ में जो पैलियोलिथिक एज है उसको क्लासिफाई किया जाता है लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल और अपर। ये मेजर क्लासिफिकेशन है आपके। अब आप मुझसे पूछेंगे पैलियोलिथिक का मायना क्या, फर्क क्या मतलब है इसका। जैसा हमने मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन का पढ़ा था, वैसे ही पैलियोलिथिक का अर्थ होता है, पैलियो का मतलब है ओल्ड पुराना, और लिथिक का अर्थ होता है स्टोन। तो पुराना पत्थर आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। तो जो स्टोन टूल्स हैं, जो पुराने बड़े बड़े स्टोन टूल्स बनाए जाते थे, ओल्ड स्टोन एज जो है उसको आप पैलियोलिथिक एज कहते हैं। अब हम बात करेंगे, आप समझ ही गए होंगे जब मैंने पैलियोलिथिक डिस्कस किया है तो मीसोलिथिक आने वाला है, और मीसोलिथिक का आप मतलब भी समझ चुके होंगे। मैं टाइमलाइन पे फिर से इसको ड्रॉ करूंगा, इतनी बार ड्रॉ करूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये खेल क्या है। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है, 2020 पर हम बैठे हैं। यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया था कि 2 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर आपका पैलियोलिथिक एज चालू होगा और 12,000 ईयर्स पे ये खत्म हो जाता है। जैसे ही आपका पैलियोलिथिक एज खत्म होगा, आपका मीसोलिथिक एज स्टार्ट होगा 12,000 ईयर से, और ये आपका आगे तक जाएगा 10,000 ईयर्स तक। तो ये पूरी रेंज जो है, ये 2000 साल की जो कहानी है, ये मेसोलिथिक एज है। मीसो का मायना होता है मिडिल या फिर बीच का, तो मिडिल, और लिथिक का मतलब है स्टोन। तो जो मिडिल स्टोन एज है उसको आप मीसोलिथिक एज कहते हैं, जो कि 12,000 साल से 10,000 साल के बीच में है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको समझना है कि एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आने लगे, वातावरण में कुछ बदलाव आए। बदलाव की वजह से बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बारे में हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो पत्थर है, पत्थरों की जो साइज है टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, उनकी साइज में भी कुछ गिरावट आई, और देखेंगे आपके छोटे छोटे टाइनी छोटे छोटे पत्थर, नुकीले पत्थरों का यूज करने लगे आप टूल्स बनाने के लिए, और इसी को आप माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रो का अर्थ है छोटा और लिथ का मतलब स्टोन। तो छोटे छोटे पत्थर हैं, काफी टाइनी टाइनी पत्थरों का आप जब टूल्स बनाएंगे या वेपन्स बनाएंगे तो उसको आप माइक्रोलिथ कहेंगे। मैं यहाँ पे फिर से आपको एक टूल ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको पिक्चर और क्लियर हो कि ये माइक्रोलिथ किस तरीके से दिखेंगे। पुरानी स्लाइड में जो मैंने बनाया था उससे बिल्कुल विपरीत, ये इस तरीके से एक पतला सा पत्थर होगा और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा और ये आपका माइक्रोलिथ का काम करने लगेगा। हैंडल के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, या तो बोन या वुड, दो चीजों में से, वुड और बोन में से किसी एक चीज का हैंडल बनाया जाएगा। और ये जो है सौ, हारी या फिर हसिया, जो आपने कभी कम्युनिस्टों का निशान जो होता है उस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसा, और एक हथौड़ा होता है उनके ऐसे निशान में। तो ये चीज जो है इस तरीके का, ये जो है ये सिकल कहलाता है। सिकल, सिकल का मतलब होता है हथौड़ा, ये हसिया, या फिर उसको आप ऐसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके का ये क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है, उसको सिकल कहते हैं। तो ये आपका सिकल होगा, या फिर आरी, ये बनाई जाती है। आरी मतलब आप समझ चुके होंगे, जो लकड़ी वगैरह काटने के काम आती है। इसके बाद न्यूलिथिक एज आ गई, फिर से मैं ड्रॉ करूंगा। यहां पर 0 पे हम है, ईशा का जन्म 2020 पर हम बैठे। मैं आपको बता चुका हूं 2 मिलियन ईयर्स अगो पैलियोलिथिक एज 12,000 ईयर्स अगो तक चलेगी। 12,000 ईयर से 10,000 ईयर्स तक आपकी मीसोलिथिक एज, और 10,000 के आगे की कहानी में आपकी न्यूलिथिक एज चलेगी, जब तक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं आ जाता। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपकी मेजर सिटीज पिक्चर में आएंगी, मेजर सिटीज सीन में आने वाली है। न्यूलिथिक एज में एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट चेंज आता है, ग्राउंड
रिवॉल्विंग चेंज आता है, फार्मिंग और हर्डिंग चालू हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि खेती बाड़ी चालू होने वाली है, जानवरों के झुंडों को पाला जाएगा। ये दो चीजें होने वाली है। हमने शुरू किया था कहाँ से कि आप फल फ्रूट और रूट्स खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, और आप हंट कर रहे हैं जानवरों को, चिड़ियों को, पक्षियों को, ये सारी चीजें चल रही हैं। पर यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि आप जानवरों को पालने लगे और आप खेती करने लगे। अब आप किसी पेड़ के मोहताज नहीं, आप खुद अपना खाना उगा रहे हैं। जो टूल्स यूज करे जाएंगे उसमें आप देखेंगे अच्छे खासे फाइन कटिंग टूल्स यूज कर रहे हैं जो काफी पॉलिश्ड है। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा मोटर एंड पिसल, जो आपके गेहूं, जो अनाज है किसी भी प्रकार का, उसको पीसने के काम आएंगे। अब पिसल और मोटर में बता देता हूं, इसको हम सामान्य भाषा में खल और बट्टा कहते हैं, खल और बट्टा हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम पिसल एंड मोटर कहते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर ग्रेन्स डाल देंगे और इसको आप हाथ से पकड़कर पीटेंगे, ऊपर नीचे आप इसको पीटेंगे जब, तो इसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन से आप देखेंगे कि जो ग्रेन्स है, ये ग्रेन्स आपके पिस जाएंगे और आपको फ्लोर मिल जाएगा या आटा मिल जाएगा। साथ में बहुत सारे प्लांट्स भी ये ग्रो करने लगे। यहाँ पर ये मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूलिथिक साइट्स जो हैं, जैसे कि चिरांद, कोलदेवा जो आपके उत्तर प्रदेश में है, मेहरगढ़ जो आज पाकिस्तान के आसपास के इलाके में है, बुरजोम भी इंपॉर्टेंट है न्यूलिथिक एज में, पायमपल्ली और हल्लूर, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं न्यूलिथिक की, जिसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। और ये दोजाली हार्डिंग जो नॉर्थ ईस्ट में है। आपको इन साइट्स को बड़े अच्छे से याद रखना है, ज़्यादा साइट्स नहीं है, हम फिर से रिवाइज करेंगे। आपको इस मैप को देखकर इनको याद करने का प्रयास करना है। फिर से हम मैप को एक साथ देखते हैं, पैलियोलिथिक साइट्स और नियोलिथिक साइट्स, ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पैलियोलिथिक साइट में भीमबेटका, उसके बाद कर्नाटक के पास में हुंसकी और आंध्र प्रदेश के पास में कुन्नूल, ये आपकी पैलियोलिथिक साइट्स हो गई। पैलियोलिथिक साइट के बाद आप नियोलिथिक साइट की बात करें तो चिरांद जो बिहार में है, कोलदेवा और महागरा जो उत्तर प्रदेश में है, दोजाली हार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ब्रह्मपुत्र वैली में आपको देखने मिलेगी, और इसके अलावा बुरजोम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। यहीं पे एक और साइट है गुफकराल, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और मेहरगढ़ जो है वो आपका पाकिस्तान के पास में, हल्लूर कर्नाटका के पास और पायमपल्ली आंध्र प्रदेश के पास। ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपके, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बिगनिंग कहाँ से हुई, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई एग्रीकल्चर की, तो आप देखिए मैंने आपको बताया था कि मेसोलिथिक एज के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आने लगे थे। जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो किस तरीके के आए, जो टेम्परेचर है, जो मेजर टेम्परेचर था वो चेंज होने लगा, वो बढ़ने लगा, जो अर्थ है वो गर्म होने लगी। रिलेटिवली जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ और वार्मर कंडीशंस आ गई। आप समझते हैं जब वार्मर कंडीशंस आए तो ग्रासलैंड सीन में आ जाएंगे, घासें उगने लगेंगी। जब ग्रासलैंड इंक्रीज होंगे तो जो वेजिटेरियन या फिर हम कह सकते हैं हर्बीवोरस, सही होगा ये शब्द, हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं, चाहे आप डियर माने, एंटीलोप्स हैं, एंटीलोप्स के बाद गोट्स हैं, शीप्स हैं, जो भी मवेशी आपके घास पे चरते हैं, उनकी तादाद बढ़ने वाली है। ज़्यादा खाना होगा तो उनकी तादाद बढ़ेगी। अब उनकी तादाद बढ़ने वाली है तो हंटिंग भी बढ़ सकती है। उसके अलावा एक लिमिट के बाद ये डोमेस्टिकेशन भी बढ़ेगी। ह्यूमंस जो हैं उनने इस ग्रास के पैटर्न को ऑब्जर्व किया और ग्रास के पैटर्न को ऑब्जर्व करके उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये उग कैसे रहा है, ये ग्रो कैसे हो रहा है, इसके पूरे साइकिल को स्टडी करने की कोशिश की। और इस पूरे साइकिल को स्टडी कर रहे थे और हर्डिंग करना चालू किया एनिमल का, क्योंकि एनिमल्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये दोनों चीज़ें हुई टेम्परेचर बढ़ने से, जो मेसोलिथिक एज में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उससे, और यहाँ से एवोल्यूशन हुआ आपका फूड गैदरर से, जो एक समय रूट्स और फ्रूट्स के मोहताज थे, जो ढूंढते थे कि कहीं कुछ खाने मिल जाए, वो धीरे धीरे आप देखिए एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, हंट करने की जगह। हंटर्स जो थे वो भी आप देखिए किस तरीके से कन्वर्शन आ रहा है। फाइनली एग्रीकल्चर करेंगे, खुद का खाना, ये खुद क्रॉप्स उगाने वाले हैं, खुद फार्मर्स बन जाएंगे, और उसके साथ में ये एक समय जब खाने के लिए थे, आज ये अन्नदाता बन जाएंगे, एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स बन जाएंगे, और ये डोमेस्टिकेट भी करेंगे, हर्डिंग भी करेंगे एनिमल्स का। तो ये एवोल्यूशन होता है जैसे ही आप पैलियोलिथिक एज से न्यूलिथिक एज की तरफ मूव करते हैं। मैंने टाइमलाइन पे आपको समझाया है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस होती हैं, ग्रेन बेयरिंग आप समझ सकते हैं अनाज पैदा करने वाली जो घासें होती हैं, जैसे कि आपका ये गेहूं हो गया, जौ हो गई, बार्ली और चावल, ये अपने आप सब कॉन्टिनेंट में उगने लगेंगी। जब ये अपने आप सब कॉन्टिनेंट में उगने लगेंगी तो इनके पैटर्न्स देखे जाएंगे, इनका टाइम देखा जाएगा, इनका कब ये छोटा सा पौधा थी और कब ये बड़े हो गए, कब ये राइप हो गए और कब राइप होने के बाद ये बेकार हो जाएंगे, कब इनको कंज्यूम करना है। इस साइकिल को समझा जा रहा था। डोमेस्टिकेशन शुरू हुई। अब डोमेस्टिकेशन में हम जनरली ये सोचते हैं कि फर्स्ट जो
डोमेस्टिकेट हुआ होगा एनिमल, वो शायद गोट या शीप या जो जेंटल एनिमल होते हैं, जो काटते नहीं है, जो खुकार नहीं होते, जो जंगली नहीं होते, उनको डोमेस्टिकेट किया होगा। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट जो डोमेस्टिकेशन हुआ वो हुआ है वाइल्ड एनिमल का। पर्टिकुलरली आप देखें तो वाइल्ड डॉग का डोमेस्टिकेशन हुआ था। आज भी हम मानते हैं कि डॉग इज वेरी लॉयल, तो वो चीज़ आप शुरू से समझ सकते हैं कि जहाँ एवोल्यूशन हुई, जो डॉग है वो हमारा कब से, बहुत ही पुराने समय से हमारा दोस्त है। डोमेस्टिकेट आपने फर्स्ट वाइल्ड डॉग को किया था। धीरे धीरे जो जेंटल एनिमल्स हैं जैसे शीप है, गोट्स हैं, इन सबको भी डोमेस्टिकेट किया जाने लगा, पिग्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाने लगा, और फिर इनको खाने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए यूज़ करने लगे आप। एनिमल्स जो हैं अब इनको आपको बचाने की ज़रूरत है। इनको आपको बचाना पड़ेगा, तो इनको आपको प्रॉपर एक हर्ड में रखना है। इनके लिए एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन सिस्टम, बाड़ा कहते हैं जिसको, वो बाड़ा बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हंट कर सकते हैं। आज भी जब हम बात करते हैं कि जो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें एक मेजर रीजन यही होता है कि जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इनके ऊपर जो वाइल्ड एनिमल वो हमला कर देते हैं, उनको खा लेते हैं, तो उस समय उनको प्रोटेक्शन के लिए बनाना पड़ता होगा। अब हमने जो मैप में इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़ी, उनके बारे में हम देखते हैं कि वहां पर क्या क्या पाया गया। जो आपका मेहरगढ़ है, जो पाकिस्तान के आसपास के इलाके में मैंने आपको बताया है, वहां पर आपको देखने मिलेगा कि वीट और जौ, तो वीट, बार्ली, साथ में शीप, गोट और अन्य कैटल्स के बारे में भी आपको एविडेंसेस मिलते हैं, पता चलता है। और ये एविडेंसेस क्या मिले आपको, जो शीप गोट्स हैं उनके बोन्स मिलेंगे, और ये जो आपके ग्रेन्स हैं इनके कुछ रिमेन्स मिलेंगे। तो मेहरगढ़ में आपको मिलेंगे ये वीट, बार्ली, शीप, गोट और कुछ रिमेन्स। उसी तरीके से जो कोलदेवा है उत्तर प्रदेश में, वहां पे आपको राइस मिलेंगे और कुछ हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं जानवरों के। महागरा जो उत्तर प्रदेश में ही है, वहां पे भी आपको चावल और कैटल्स के बारे में पता चलता है। कैटल्स के बारे में पता चलता है आपको कि उनके हूफ मार्क्स हैं। अब ये हूफ क्या होता है, हूफ समझते हैं? आपने गाय को देखा है, भैंस को देखा है, घोड़े को देखा है, उनके पैर कुछ इस तरीके से होते हैं, जब वो चलते हैं तो इस तरीके का एक निशान आता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं खुर, और ये लकड़ी जैसा दिखता है, काफी हार्ड दिखता है। इसी को जो हिंदी में हम इसको खुर कहते हैं, घोड़े का खुर या फिर गाय का खुर, उसी को अंग्रेजी में आप बोलते हैं हूफ। तो ये हूफ के निशान भी मिले गए हैं। कहां पर? महागरा जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर। वीट और लेंटन्स, इनके भी हमें मिलता है गुफक्राल में। जो गुफक्राल है वो आज के समय में कश्मीर में है। यहाँ पर हमें कुछ बातें पता चलती हैं कि ये वीट और लेंटिल्स मिले, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा होगा। वीट, लेंटिल्स, डॉग। अब यहाँ पे डॉग हमें सर्कल करना है, और तमाम कैटल्स के बारे में हमें पता चलता है बुरजोम में भी। तो यहाँ पर डॉग इंपॉर्टेंट है क्योंकि और किसी साइट में अभी तक हमें डॉग देखने नहीं मिला, तो बुरजोम में जो डॉग मिला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आप बात करेंगे तो जो वीट है, हरा चना है, जौ है, भैंस के और आप कह सकते हैं बैल के, दोनों के हमें अवशेष मिलते हैं, पता चलता है चिरांद से। चिरांद आज बिहार में है। मिलेट्स की बात करें, मिलेट्स हैं, कैटल्स हैं, शीप हैं और गोट, और साथ में पिग। अब पिग को हम सर्कल कर लेंगे क्योंकि ऊपर से हमने पिग भी कहीं नहीं देखा, ये आपको मिलता है हल्लूर में। इसके बाद आप देखिए ब्लैक ग्राम, काला चना है, मिलेट्स हैं और कैटल्स और शीप के बारे में, और यहाँ पे भी पिग देख लीजिए, ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो पायमपल्ली और हल्लूर जो हो गए आपके, ये दो साइट हो गई जहां आपको पिग मिलने वाला है, और डॉग जो आपको मिलेगा वो बुरजोम में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। कभी कभी मैच द कॉलम में या फिर ट्रू एंड फॉल्स में ऐसी स्टेटमेंट्स आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं, एक नए जीवन का तरीका मिल गया। जो इंसान जानवरों के पीछे अपना ठिकाना बदलते रहते थे, या फिर प्लांट्स की जो साइकिल है उसके अनुसार अपना ठिकाना बदलते थे, आज वो एक नए तरीके से रहने लगे। एक ही जगह पे अपना पूरा एक बसावट बसा ली, सेटलमेंट कर लिया, एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीने लगे। सिडेंटरी का मतलब होता है कि एक ही जगह आप सेटल हो गए, आप स्थिर हो गए। जो लाइफ में आप सेटलमेंट ढूंढते हैं वो उनको फाइनली मिल गया। उन्होंने देखा प्लांट्स को, प्लांट्स की सब साइकिल उन्होंने ऑब्जर्व कर ली, तो अब वो प्लांट्स ग्रो करने लगे। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा। अगर कोई खरपतवार, कोई वीड उंग रहा है तो उसको आपको अलग करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को आप वीडिंग कहते हैं, खरपतवार को अलग करके फेंकना। अगर जानवर जो खाने आएंगे, स्वाभाविक सी बात है जानवर खाने आएंगे, या फिर जो चिड़िया है, जो आपकी बर्ड्स हैं, वो इस आपकी फसल को बर्बाद कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें देखेंगे जब तक ये पक नहीं जाता। तो इसके लिए आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको ड्यूटी करनी होगी, और अगर आपको ड्यूटी करनी है तो आपको वहीं पर रुकना होगा। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई जैसे ही वो सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़े। क्रेन्स जो हैं उनको संभाल के रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मान के चलिए आपने एक जगह से 100 kg ग्रेन्स उगाए, तो आप उसको एक ही दिन में, वन डे में आप पूरा 100 kg कंज्यूम नहीं कर लेंगे। तो आप फ्यूचर नीड के लिए उसको आप स्टोर करेंगे और उसी को सीड्स के फॉर्म में आगे यूज करेंगे। तो स्टोर करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, या तो आप पॉट्स में रखेंगे, पॉट्स में नहीं तो आप टोकरियों में रखेंगे, या फिर आप एक गड्ढा खोदकर, एक डग पिट बनाकर उसके अंदर जो आपके ग्रेन्स हैं उनको स्टोर कर देंगे।
तो ये 3 तरीके थे जिससे इन्होंने स्टोर करना चालू किया। जो एनिमल्स हैं वो अपने आप मल्टीप्लाई होते हैं, नेचुरली वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। उनका अगर सही तरीके से ध्यान दिया जाए तो ये बहुत अच्छा सोर्स बन जाते हैं खाने का और मीट का, जो कि आपको जब भी ज़रूरत है, जैसे आप जानते हैं बहुत सी जगहों पे, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में ले लें या फिर मंगोलिया या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पर अनाज अच्छे से नहीं उग पाता है, अनाज की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पे खाने का जो सोर्स है वो आज भी मीट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एनिमल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फूड। अब मैंने जैसे आपसे एक एक साइट की बात की थी, अब उनको काफ़ी एक्सपेंसिव तरीके से हम नियोलिथिक साइट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे हमने पैलियोलिथिक साइट्स डिस्कस किए थे। तो नियोलिथिक साइट में सबसे पहली साइट जो हम डिस्कस करेंगे वो है बुरजोम। आज आप देखिए बुरजोम जो कश्मीर में मिली, वहाँ पे एक खासियत मिलेगी आपको, पिट हाउसेस, गड्ढा नुमा घर। अब पिट हाउसेस की जरा मैं आपको डिजाइन बना दूं ताकि आप इमेजिन कर पाए ये कैसा होगा। ये ऊपर से एक छोटा सा गड्ढा होगा, इस गड्ढे के पास में ऐसी सीढ़ियां बनी होंगी ताकि आप जो आपका जमीन के अंदर का जो घर है उसमें आप दाखिल हो पाए, उसके अंदर जा पाए। तो आराम से इस सीढ़ियों से आप नीचे जाएंगे और नीचे जाके ये पूरा घर बनाया जाता था। अब इसको ऐसा बनाने का क्या कारण था? सबसे पहला कारण ये था कि आपको ये ठंड से बचाएगा, क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा होने वाली है और इस तरीके की डिजाइन जो पिट वाली डिजाइन है ये आपको ठंड से बचाने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे तो वहां पर कुकिंग के बारे में पता चलता है और बाहर भी कुछ हट्स, जो थोड़ी झोपड़ियां हैं, वो बाहर भी देखने मिलती हैं आपको। तो सारे घर एक जैसे नहीं थे, आप ये नहीं कह सकते ऑल द हाउसेज इन बुरजोम वर पिट हाउसेस। कुछ अर्दन पॉट्स, मिट्टी के घड़े मिले वहां पे, उनके ऊपर आप डेकोरेशन देख सकते हैं। डेकोरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि इससे समझ में आता है आपको उस समय के आर्ट के बारे में। ये जो पॉट्स हैं मैंने डिस्कस किया आपसे, खाना स्टोर करने के लिए यूज़ होते थे या खाना पकाने के लिए यूज़ होते थे। तो दो मेजर चीज़ें आपको समझ में आएंगी, या तो आप खाना स्टोर कर रहे हैं या फिर आप खाना पका रहे हैं, उसके लिए आप यूज़ करेंगे पॉट्स को। जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, लेंटिल्स हो गए, ये सारे आप पकाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक पिट होल है, इसके अंदर आप जाएंगे तो पूरा घर बना होगा और इसके नीचे आपके लिए एक स्टेप्स भी होंगी, सीढ़ियाँ भी होंगी अंदर दाखिल होने के लिए। फिर हम बात करते हैं मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया, ये जो है ये बोलन पास के पास के एरिया में है। जो आज के समय आपको ईरान के अंदर एंटर करना है तो वहाँ बोलन पास एक इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मेहरगढ़ है और ये आपके बोलन पास जो ईरान में एंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ के। वहाँ पर आप देखेंगे कि घर जो है, घर की डिजाइन आप देखते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, इस तरीके के आपको घर देखने मिलेंगे और उनमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, इस तरीके से डब्बा नुमा कमरे होते हैं। उन कमरों में से कुछ कमरों में खाना संभाल के रखते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं और कुछ कमरों में रहते हैं। जब वहां पर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स की डेथ होती थी तो उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए आप देखिए ये एक बरियल प्लेस मिली है वहां पर। यहाँ पर एक इंसान की हड्डी मिलेगी, ये इंसान का स्केलेटन है और साथ में यहाँ पे बकरियों को भी रख दिया गया है। ऐसा माना जाता था कि ये आदमी एक लंबे सफर पे निकल रहा है और वहां अगर जब उसको भूख लगेगी तो इन बकरियों को वो मार के खा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ भी हमें मेहरगढ़ से समझ में आता है, मेहरगढ़ से हमें इस चीज का एविडेंस मिलता है। ये आप समझ चुके होंगे कि लाइफ आफ्टर डेथ का अगर आपसे पूछा जाए कि एविडेंस कहाँ मिला तो ये मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट साइट है। दोजाली हेडिंग जो मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र वैली के पास में, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने मिलेंगी। जैसे आपको मिलेगा चाइना और म्यांमार के पास के इलाका है ये, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे ये आपका म्यांमार है। तो यहाँ के पास के इलाके की होने की वजह से यहाँ की कुछ चीजें यहाँ पर मिलेंगी। जैसे जिडाइट एक पत्थर है जो चाइना में मिलता है, लेकिन वो चीज आपको अगर यहाँ मिल रही है दोजाली हेडिंग में, मतलब या तो ट्रेड होती होगी या फिर लोग वहां से मूव करके या माइग्रेट करके आए होंगे। ये सारे आप थ्योरीज दे सकते हैं। पिसल एंड मोटर जो मैंने आपको बताया था, फिर से मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। इस तरीके से खलबट्टा नुमा चीज आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर आप ग्रेन्स को डालकर इसको आप जब पीटेंगे तो आपके ग्रेन्स पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लोर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे आप पका सकते हैं। साथ में हमें कुछ लकड़ी और पॉटरीज, पॉटरी मतलब जो बर्तन है मिट्टी के, वो भी हमें देखने मिलते हैं यहाँ से। इसके फोसल्स अवशेष मिले हमें जो काफी दब गए होंगे मिट्टी के नीचे, वैसे हमें मिले हैं दोजाली हेडिंग में। न्यूलिथिक साइट्स की हमने बात की जो पर्टिकुलरली हमें इंडिया में मिलते हैं, चाहे आप चिरांद की बात करें, चाहे आप बात करें मेहरगढ़ की जो आपके पाकिस्तान में है, या दोजाली हेडिंग की बात करें। इसके अलावा एक न्यूलिथिक साइट जो हम डिस्कस करेंगे वो टर्की में मिलती है, उसका नाम है कटाल हुयुक। अब इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको चीजें मिलेंगी सीरिया से, या फिर आपको रेड सी से मिलेंगी कौड़ी। कौड़ी आप समझते हैं, जब आप किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, तो वो वाली कौड़ी। या फिर आप कहते हैं कि तुम एक कौड़ी के लायक भी नहीं हो, वो वाली कौड़ी जो हम खेलने के लिए भी यूज करते हैं। उसके अलावा फ्लिंट्स मिली, एक प्रकार का पत्थर, और शेल्स जो सीपिया
जो समुद्र के पास मिलती है वो आपको मेडिटेरेनियन सी से लाकर, ये तीनों चीजें आप देखिए, सीरिया कितनी दूर है, रेड सी कितनी दूर है और मेडिटेरेनियन सी कितनी दूर है, उसके बावजूद आपको टर्की में इनके अवशेष मिल रहे हैं। और उस समय मिल रहे हैं जब यहाँ पर कोई घोड़ा गाड़ी या फिर आपको बैलगाड़ी नहीं मिलती। तो या तो इंसान ने जानवर की पीठ पर लादा होगा या अपनी पीठ पर लाद के ये सारी एक से एक नायाब चीजें यहाँ तक लाया होगा। आपको ये सारी चीजें कटाल हुयुक में टर्की में देखने मिलती हैं, जो कि एक नियोलिथिक साइट है। एक और पैलियोलिथिक साइट है, जैसे हमने भीमबेटका, हुंस्की और कुर्नूल केव डिस्कस किए थे, उसी तरीके से फ्रांस में एक साइट है जहां पे भीमबेटका की तरह आपको केव पेंटिंग्स देखने मिलती है। खासियत यहाँ पर यह है कि जो क्वालिटी है वो काफी एक्सेप्शनल है, काफी उम्दा क्वालिटी है और साइज भी काफी बड़ी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पेंटिंग है। लगभग 20,000 साल पुरानी ये पेंटिंग है, जिसमें बड़ा जानवर दिखाया गया है। बड़े जानवर आप देख सकते हैं, बड़े जानवर हैं, ये एक बैल जैसा दिखाया गया है, कोई ऑक्स है जैसे, वैसा दिखाया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है केव पेंटिंग्स के लिए। जैसे भीमबेटका है, उसी तरीके से लाकोक्स जो फ्रांस में है, वहां की ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमेशा की तरह जैसे मैं बात करता हूं कि हमें इस चैप्टर से क्या सीखने मिला, व्हाट आर आवर टेक अवेज, तो ये कुछ दो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। आप इस लेक्चर को पॉज करके इनके जवाब दीजिए, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने इसके जवाब लिख लिए होंगे। अब मैं पहले सवाल पे आता हूं। हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। ये तो आप समझ ही गए होंगे। आज के समय भी जो हमारा रोटी कपड़ा और मकान वाला जो फॉर्मूला है, उसमें मकान जो है, मकान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो, तो ये सही हो जाता है। ये जो आपके केव्स हैं ये आपको बचाएंगे। और हंटर गैदरर्स के टाइम पे हट जैसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ करता था, वो ऐसे ही केव्स में अपना काम चलाते थे। फिर दूसरा सवाल जो है वो ये है कि ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। ये भी मैंने आपको टाइमलाइन से समझाया था कि मेसोलिथिक एज आने के समय, मेसोलिथिक एज के दौरान ही जो अर्थ का टेम्परेचर है, जो आपका एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा सा वार्म होता है। जब एनवायरनमेंट वार्म होने वाला है तब आपका ग्रासलैंड्स ओरिजिनेट होंगे, ये मैंने डिस्कस किया है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है। ये दो सवाल हमने डिस्कस किया। हमने प्रयास किया जानने का कि आज हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। ओनली आईएएस के साथ बने रहिए। थैंक यू।